कोई नहीं, पानी ही है की हो गया, मैं कड़ा लून दा बने नमक दा कि खुर जावां, थोड़ी सी मार पड़ जाती है। स्ट्रेट लाइन पे होता तो तुम बताओ क्या होता, तुम बताओ क्या होता, तुम नहीं बताओगे तो तुम बताओगे क्या होता, तुम नहीं बताओगे तो तुम बताओगे क्या होता। सर बुक वैल्यू ज्यादा हो गया तो कोई मसला ना होता, क्योंकि हमने रेट ही कॉस्ट पे लगाना होता है, ठीक है। यानी इस एडजस्टमेंट के साथ फिर ये एंट्री होनी ही नहीं थी अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता। अगर एसेट हिट हो तो फिर कॉस्ट हिट हो जाती है, कॉस्ट हिट हो जाए तो फिर स्ट्रेट लाइन के अंदर मसला आता है, ठीक है। ओके, हो टाइम गुजरता जा रहा है बच्चों। नंबर 4 तो मैंने पहले ही तैयार करा दिया, ये तो ऐसे 1 मिनट में हो जाएगा। किधर गया मेरा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का टॉपिक। तो इस सब्सिडरी को मैंने लिख दिया कि आप ये ना कहो वो सर को तो आता ही नहीं था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का टॉपिक, वैसे मुझे आता नहीं है अच्छा चले, लेकिन हमारे मतलब की बात इतनी सी थी बस, ठीक है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग होती है सिंगल दफा, सिर्फ हम रिकॉर्डिंग करते हैं, डबल एंट्री नहीं करते। डबल एंट्री एक बार हो रही है, ठीक है ना। अब ये जो अगली एडजस्टमेंट है ना, इसमें पता है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैश बुक के अंदर जो कैश आया या कैश बुक से जो कैश गया, ठीक है, वो कैश बुक में कैश का आना और कैश का जाना वो उधर तो रिकॉर्डेड था, जाहिर है कैश का आना जाना तो हम भूलते नहीं है, लेकिन उनको मेन लेजर्स में पोस्ट नहीं किया। क्या मतलब, अगर वो लिखे कि डेटर से 20,000 का चेक रिसीव हुए, वो कैश बुक में लिखे हुए थे लेकिन मेन लेजर में नहीं लिखे, तो इसका मतलब हमने एंट्री करनी थी बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, बैंक डेबिट हो गया, डेटर क्रेडिट नहीं हुआ तो डेटर क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस डेबिट। हमने एक एसेट खरीदा, और एग्जांपल भी उसमें आ रही है ना, एसेट खरीदा, हमने उसकी एंट्री करनी थी फिक्स एसेट डेबिट, बैंक या कैश तो क्रेडिट हुआ पड़ा था इधर, ठीक है, लेकिन हमने वो एंट्री नहीं की, तो फिर फिक्स एसेट को डेबिट करोगे, बैंक क्रेडिट होना था वो हो गया हुआ है तो फिर सस्पेंस को क्रेडिट करोगे। ये एडजस्टमेंट आ गए, तो इसीलिए पहले यहां पे टाइम लगा के फिर वहां पे टाइम ना लगे। पहली क्लास के अंदर पहले मैंने वो एडजस्टमेंट देखी और फिर ये समझाया आपको, पहले ये समझा दिया, तो दोनों तरह से मैं तजर्बा करता हूं, फिर अगली बार के लिए देखता हूं कौन सा बेहतर था। हाँ जी, आप पे तजर्बे हो रहे हैं, उस्ताद हर दफा तजर्बे करता है, लालच होता है ना उसको यार, ये इससे भी कोई और तरीका वो पता नहीं आप उन्हें भूल जाता है, फिर असल की सी आसान से मुश्किल निकल आता है। फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक वर नॉट पोस्टेड टू जनरल लेजर। बहुत इजी हो गया, ठीक है। मैं पहले आसान वाली करता हूं, कैश परचेज ऑफ 50,000, ये एंट्री कैश बुक में हुई पड़ी है लेकिन ये जनरल लेजर में पोस्ट नहीं हुई, यानी कि होना चाहिए था, ये बुलेट नंबर 3 है, इसलिए मैं इधर ही लिखता हूं, तरतीब नहीं छेड़ता, कि ओरिजिनल एंट्री क्या कहती है, परचेज डेबिट कैश या बैंक जो भी हो, कैश बुक लिखा हुआ है ना, तो कैश भी हो सकता है बैंक भी हो सकता है, हमें इससे क्या, तो परचेजेस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 50 से, बोलो। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये फॉलोइंग एंट्रीज जो हैं कैश बुक में ये एंट्रीज हैं, ये जनरल लेजर में पोस्ट नहीं हुई, मतलब कि आपने कैश या बैंक को जो क्रेडिट करना था वो तो किया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पर डेबिट कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ये बात समझ आई। कैश बुक में एंट्री हो गई है लेकिन जनरल लेजर में पोस्ट नहीं हुआ, यानी कि परचेज डेबिट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ तो उसको कर लेंगे डेबिट, ठहर जाओ ऐसे लिखन दो मैनू। फिर कैश या बैंक क्रेडिट होना था, कैश बुक में हुआ पड़ा है, वो कह रहा है कैश रिकॉर्डेड है, ठीक है, कैश या बैंक क्रेडिट हुआ पड़ा है, वैसे पता कैसे लगता, ठीक है। तो कैश बुक में एंट्री हुई पड़ी है, जनरल लेजर में नहीं हुई, तो कैश बुक का तो क्रेडिट हुआ पड़ा है, बस उसको उठा के मंथ एंड के ऊपर एंट्री करनी थी, परचेजेस डेबिट, कैश तो पहले क्रेडिट है, ठीक है, वो कैश बुक वहां पड़ी होती है, मैंने बताया दोनों जगह रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रखा होता है नॉर्मली इसको, तो परचेजेस को कर दो डेबिट 50 से, और अब सस्पेंस को क्या कर दोगे, क्रेडिट 50। इसलिए मैंने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री थोड़ा रिवाइज कराया, अच्छा हो गया ना। अब कभी इस तरफ भी चलेगा तो ये दो ही मसले हो सकते हैं, एक इसका लॉजिकल फ्लो जो आज पता लग गया, और दूसरा अल्टरनेटिव नेम्स मसला करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह तस्वीर खिंचवा दी है, वो मैं वॉल्यूम 2 के अंदर ऐड भी कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। कंफर्टेबल हो रहे हैं थोड़े थोड़े इस टॉपिक में, ओके। पहले मैं रोज सोचता हूँ, मैं सर को कहूंगा सर जी है ना, उन्होंने क्या करो क्या करो, फिर रोज भूल जाता हूँ। हमारी क्लास में हो भी तो ऊपर कुछ नहीं होना, इसलिए रहने दो, इससे ऊपर टेस्ट की क्लास होती नहीं है ना, आपकी इससे भी ऊपर होती है, यहाँ पे पता नहीं क्या। अच्छा जी चलें, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक आर नॉट पोस्टेड, क्या है जी, पेमेंट ऑफ 250 फॉर इक्विपमेंट परचेज्ड
250 फॉर इक्विपमेंट परचेज्ड, यानी कि फरमा रहे हैं कि इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश या बैंक जो भी हो, वो खामोश है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। वैसे कैश है या बैंक है जो भी है वो तो क्रेडिट हुआ पड़ा है ना, उसकी लड़ाई नहीं है। कितने से जी? 220 से इक्विपमेंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट होना था। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी ये एंट्रीज कैश बुक में हुई हैं लेकिन जनरल लेजर्स में नहीं हुई पड़ी। 220, ठीक है। डेबिट कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा और इधर ले आए। कैश या बैंक क्रेडिट हो चुका है लेकिन डेबिट कुछ नहीं हुआ। तो सही करने के लिए इक्विपमेंट को डेबिट करोगे क्योंकि डेबिट नहीं हुआ था, और सस्पेंस को कर दोगे क्रेडिट। ठीक है। अगली बात पता ही है आपको, ये तो अब नॉर्मल होगी ना एडजस्टमेंट, कि एसिड बढ़ रहा है तो डेप्शन को भी बढ़ा लो, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है बच्चों, पहला साल है ना गलती का, तो अब ठीक है। ओके, तुम्हारा भी जवाब बीच में थोड़ा सा मिला है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कॉस्ट है 200, रेट है 15%। कॉस्ट है, हाँ क्या कह रहे हैं? क्या 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 गलत हुआ? क्या गलत हुआ? कहाँ गलती होगी? अच्छा जी, इंटू 8/12। यकम मई को ये एसिड खरीदा था तो 8 महीने की डेप्शन की गलती है। फरमाएं जी। 2022 तू नहीं कहते डेप्शन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा चलें, ये दोनों एंट्रीज रहती हैं अभी, बल्कि 3 हो गई, अभी एक रहती है, वो भी कर दो एक ही बार, फिर पोस्टिंग करते हैं। चलो ये आप कर दो, 1 मिनट है, ओरिजिनल एंट्री कर दो मुझे। एक्रूवल का टॉपिक है, देखो हर सवाल में आ रहा है, नहीं आ रहा? बोरिंग कॉस्ट में भी आया, गवर्नमेंट ग्रांट में भी आया, रेक्टिफिकेशन में भी आया। तो 2 दिन ऐसे नहीं लगाए थे, 2 दिन 2.5 दिन बल्कि लग गए थे मुझे। एक्रूवल पे की हुई मेहनत आज फल दे रही है। जुबानी काउंटिंग सीखोगे। घर पे सवाल किया था, सवाल अटेम्प्ट किया था, घर 15 किया था। मैं ना जिस तरतीब में सवाल दिया करूं ना उसी तरतीब में सॉल्व किया करो। मैंने पहले होमवर्क में कहा था 18, फिर कहा था चलो 15 भी कर लेना। चलो आइंदा के लिए ध्यान रखना, जो करके आओ ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप मुख्तलिफ सवाल मुख्तलिफ एंगल सोच रहे होते हो। लेकिन अगर मैं समझा दूंगा तो समझ तो सारे पे लेके चले जाएंगे बस। फिर वो तो मैंने किया ना, फिर वो तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपके तो ना हुए। एफर्ट किया करो। रिसीट ऑफ एनुअल रेंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च अमाउंटिंग टू 36। अच्छा पहले ओरिजिनल एंट्री करते हैं। एनुअल रेंट है, पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च 22 पर, और अमाउंट है एनुअल रेंट की 336, यानी पूरे साल का रेंट 336 है। और ये पीरियड अगले साल, हमारा साल 31 दिसंबर 21 पे खत्म हो रहा है, ये उससे आगे 31 मार्च 22 में जाके ये साल खत्म हो रहा है 336 का। तो हमने पैसे रिसीव किए हैं, क्या ख्याल है? तो कैश या बैंक डेबिट हो गया 336 से, ठीक है। हमने इसमें से अगले साल 31 मार्च 22 तक का, जनवरी फरवरी मार्च, ये इनकम में नहीं डालना, ये एडवांस है। तो फिर बाकी 9 महीने इनकम होगी। तो फिर रेंटल इनकम, रेंट इनकम जगह कम में मैं लिख देता हूं, रेंटल इनकम ये है जी 336 जो रिसीव किया, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 252 को इनकम में डाल दो। ये मैंने 9 लिखा था, 9 ठीक। 252 को इनकम में डाल दें, और बाकी क्या है? एडवांस रेंट, अनअर्न्ड रेंट, डेफर्ड रेंट, जो मर्जी कह लो भाई, जो मर्जी कह लो। कितना है? 84। ओरिजिनल एंट्री समझ आती है? अब उन्होंने क्या कहा था? पहली लाइन में ये तो लिखा हुआ था कि कैश बुक में ये एंट्रीज हुई थी, जनरल लेजर में पोस्ट ही नहीं हुई। जान छुड़ाई हुई उन्हें। कैश या बैंक डेबिट हुआ पड़ा है 336 से, और क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ हमारी एंट्री में, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, तो कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। रेंटल इनकम क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई तो कर लें। रेंटल इनकम 200 नहीं, हाँ 252। उसके बाद एडवांस क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें एडवांस रेंट क्रेडिट 84 से। अब सब ग्रीन हो गया तो फिर सस्पेंस को डेबिट कर लें 336। लो जी, ये सारी ही एंट्रीज अभी रहती हैं पोस्ट होने से, हमारी रिक्वायरमेंट में। ये सारी यहीं रह जाए तो कख नहीं मिलना। अजम्पशन यही होती है नंबर की, तरस खाए तो नंबर दे, लायबल नहीं है। तरस खाए तो एग्जामिनर नंबर दे दे, यहाँ पे वर्किंग में पढ़ा हुआ, तरस खाए तो। इसलिए हम तरस के मोहताज नहीं रहेंगे, हम यही अज्यूम करेंगे कि यहाँ पढ़ा रह जाए, तो फिर मूड की बात, मूड के ऊपर जब है तो फिर हम मूड के ऊपर अपने फ्यूचर को थोड़ी छोड़ देंगे। मूड के ऊपर तो फ्यूचर को नहीं ना छोड़ देना। तो वर्किंग में जो है अज्यूम यही करना है कि उसके नंबर नहीं मिलने जब तक कि वो
रिक्वायरमेंट होनी, तो कोशिश ताकि आप कोशिश करें इस चीज की, किसी के रहमो करम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। सस्पेंस 336 से डेबिट, 336 से डेबिट एडजस्टमेंट नंबर 4 में। 252 से रेंटल इनकम क्रेडिट, इनकम बढ़ गई तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो ऐड हो गया एडजस्टमेंट नंबर 4 का इंपैक्ट 252 से, ठीक हो गया। नेक्स्ट, और एडवांस रेंट इट इज अ लाइबिलिटी बच्चों, तो ये बैलेंस शीट बना रहे होते तो ये आती, फिलहाल इसका कोई असर नहीं है। अब हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट में सस्पेंस और इनकम ये दो हिट हुए, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो समझाने के लिए आपको भी जो मुश्किल लगे एडजस्टमेंट्स वो वर्किंग में करो, वरना मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट डेबिट, ये बैलेंस शीट में जाना है, हम बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, ठीक है। सस्पेंस क्रेडिट कितने से, 220 से एडजस्टमेंट नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो एडजस्टमेंट 4 ही अभी तक चले जा रही है, कितना जी 22 माइनस। नेक्स्ट, और अक्यूमुलेशन बैलेंस शीट का आइटम है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट इज परचेजेस डेबिट, नाउ परचेजेस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, तो लेस एडजस्टमेंट 4 ही लिखो, जान चढ़ाओ, कितने से 50 से, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हुआ, और सस्पेंस 50 से क्रेडिट, एडजस्टमेंट नंबर 4, ठीक हो गया जी। देखना है इसको, ये देख लें, ये एडजस्टमेंट 4 है सारी की सारी, ये सारी ही एडजस्टमेंट 4 थी, 4 बुलेट्स, 3 बुलेट्स थे, चौथा डेप्शन का इंपैक्ट आया। ये यहां से नजर आ रहा है, ये सारी ही एक एडजस्टमेंट है, ओके। पिक्चर लेनी है वो बाद में ले लेते हैं एंड पे, आप जरा सवाल को देख लें। 1 2 3 4 एडजस्टमेंट हो गई। एडिशनल फॉर्मेशन में पॉइंट 2 को पहले पढ़ते हैं। MM यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, इसका मतलब ये है कि परचेजेस का अकाउंट बनता है, वो तो अभी तक हम बनाते ही वही आए हैं, मैंने कहीं पे इन्वेंट्री नहीं बनाया पूरे सवाल में। कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, इक्विपमेंट एसेट एट 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी। आगे वो कहता है आफ्टर पासिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, अगर आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं और रिमेनिंग अमाउंट सस्पेंस में फिर भी रह गई है, तो उसको समझ लेना कि ये चूना लगा गया है अकाउंटेंट आपको। लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट, ये फंड्स एम्बेजल हो गए, फ्रॉड लगा लिया, हेरा फेरी कर ली, चूना लगा गया आपको, ठीक है। तो ये लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट, दिस इज एन एक्सपेंस, ठीक है ना, लॉस इज एन एक्सपेंस। अब हम चेक करते हैं, अगर तो देखो डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो गई तो हम कहेंगे देयर इज नो लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट, ये हो सकता है कि ना भी आए, आ जाए तो हम कह देंगे देयर इज अ लॉस फ्रॉम। ये एनपीओ के टॉपिक में जाके 2-3 सवालों में कम से कम आएगा, 3 से 4 सवालों में, बल्कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी यहां पर आ गया, ठीक है। वहां पर इन्वेंट्री बैलेंसिंग कभी लॉस हो जाया करेगा, कभी कैश, जो मैंने कहा था ना कैश में सब्रोप्रिएशन की एंट्री तीसरी लिखवाऊंगा, जहां 2 लिखवाई थी, एबनॉर्मल डिस्पोजल फिक्स एसेट का, फिर एबनॉर्मल लॉस इन्वेंट्री का, वहीं पे एबनॉर्मल लॉस ऑफ कैश, वो कैश एम्बेजलमेंट होती है, कैश अकाउंट में बैलेंसिंग क्रेडिट साइड पे निकला करेगा, वो वहीं पर देखेंगे। फिलहाल इसको छोड़ो, सस्पेंस के अकाउंट की मुझे बताओ कि इसका डेबिट और क्रेडिट बराबर है ना, नहीं बराबर, बैलेंस नहीं हो रहा, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, ओ माय गॉड, कितना 179। अच्छा, अब ये लॉस है या प्रॉफिट है, ये मैं बाद में बताता हूं। फिलहाल मैंने सिर्फ यहां पर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर देना है हमने, जो भी है इसके अगेंस्ट इंपैक्ट डाल देना है। अब अभी सोच लेते हैं ये लॉस है या प्रॉफिट, एंट्री हमें लेजर बताएगा। सस्पेंस का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लॉसेस से ही होता है, एक्सपेंसेस से ही होता है, तो यहां पे हमने लिख लिया एम्बेजलमेंट, बस लॉस, बैलेंसिंग फिगर निकली है। ये हमारा बैलेंस हो जाता लेजर तो हम कहते ओ जी कोई नहीं, आप ऐसे ही बेचारे पे शक कर रहे हैं, एम्बेजलमेंट लॉस, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर ये नहीं कहना, अच्छा अब ये कह सकते हो जी अब गलती अगर हमसे सही नहीं हुई तो कोई नहीं, फिर अल्लाह की मर्जी, कोई बात नहीं, खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैक्सिमम मार्क्स ले चुके होते हैं। तो ये एक लॉस हुआ है जिसकी एंट्री अब डबल करनी है, ये एंट्री अभी हमने डबल, बच्चों ये एंट्री अभी करनी है ना, क्योंकि ये तो आप पता लगा है, अच्छा बैलेंस अभी भी नहीं हुआ, अच्छा ये लॉस हो गया, चलो कोई बात नहीं, वो कह रहा है इसको लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट कह दो, तो कह देते हैं, एंट्री तो पास कराओ। अभी बोलिए एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में एम्बेजलमेंट लॉस एक्सपेंस है डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट।
तो ये भी कहीं पे कोई ओरिजिनल रॉन्ग नहीं होनी थी, अब पता लगा। ठीक है, तो एंट्री बनी एम्बेजलमेंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट 179 से और सस्पेंस क्रेडिट 179। डन। तस्वीर बनवाता हूं। अब सस्पेंस तो क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट भी तो यहां पर डालना है इम्पैक्ट। ठीक है, यहां पे हमने लिखा एम, अल्लाह करे सही स्पेलिंग आ रहे हैं, एम्बेजलमेंट लॉस। ठीक है, ना भी आए तो कोई नहीं, मुझे स्पेलिंग के नंबर थोड़े ही मिलने हैं, मुझे तो इसके नंबर मिलने हैं। एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, ओके। तो एडजस्टमेंट करके सारी करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना निकला है? 1441। ये हमारी दो रिक्वायरमेंट थी, सस्पेंस अकाउंट बनाओ और तो एक काम करें आप, पहले इतनी तस्वीर बना लें यहां तक जिसमें डेप्रिसिएशन तक आ जाएगा। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट यहां तक, मैं भी हट जाऊंगा, साइड पर जाऊंगा आगे। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, और चल यार थोड़ी सी तस्वीर बच्चों को सही से खिंचवा दे यार, तेरी मेहरबानी यार। ठीक है, हम भाई देखें हाइब्रिड को बच्चा खींच तो नहीं अभी तस्वीर। हाइब्रिड वाले तो 1 मिनट में कर लेते हैं काम। नेक्स्ट करो, ओके। उसके बाद ये वाले हिस्से की तस्वीर खींची। बहुत जरूरी बात है जो करनी होती है, तुमने रोज सारा दिन बातें करें। सस्पेंस, क्या सस्पेंस जी? खिंचड तस्वीरें, खिंचड कोई इकट्ठी तस्वीर भी खींचने का ख्वाहा हो, उसको नजर आ सकता है, हो सकता है आ जाए, खींच ले। होते हैं ना कोई बच्चे, पूरा सवाल एक नजर में सामने होना चाहिए भाई। अच्छा जल्दी कर लो, रिवाइज करनी, क्या हो गया? नजर आ रहा है? ओए होए होए, नया फोन लिया ना भाई ने, 3 कैमरे हैं पीछे इसके, 3 आंखों वाला है। ये कौन सा वाला होता है? चुप है, ये भी कोई खींचना चाहे तस्वीर तो पहले खींच ली होनी है वैसे तो। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री चेक करो, ये इंट्रो में बेचारे उस्ताद खप जाते हैं बच्चे को ये पढ़ाते हुए, मैं खुद पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो देखो ना, अब ये 15-20 मिनट की बात है। हाँ जी, पीआरसी में जाने से पहले तक पढ़ाता रहा हूँ, अभी नहीं टाइम मिलता है, छुट्टियां नहीं होती पीआरसी में पढ़ाने वाले। चलें जी, अब आगे क्वेश्चन की भी तस्वीर लेनी है तुमने, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये वाली भी किसी ने तस्वीर बनानी हो तो। सर आपके पब्लिश बहुत दो नंबर ये हर बुक में ऐसे ही है? पता नहीं, फिर आपकी किस्मत ऐसे मैंने पायन अमरूद चो कीड़ा निकलाया तुझे ऐदा तो मोटरसाइकिल निकले ऐसे, वही गल है भाई। अच्छा जी चलें, बस करें, आप बहुत हो गई तस्वीरें, बड़े फोटोग्राफर हो। चलो भाई चेक करो कितने सवाल कर लिए हमने। ओहो, मैं आपकी तवज्जो चाह रहा था। 18 हो गया, 17 हो गया, ये सबके साथ होमवर्क लिखा हुआ था, 16 भी हो गया, ये आज होमवर्क में है, अभी भी है होमवर्क में, ये भी होमवर्क में आ गया है। वो पुरानी बात है, ओरिजिनल रॉन्ग रेटिफाइंग कहा था ट्राई करना, अब ट्राई ट्रू नहीं करना, अब आपने ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालना है। ये इंशाल्लाह सवाल कल ना हुआ तो परसों होगा लाजमी, और ये फिर आखिरी सवाल होगा, है बहुत हैवी सवाल, और ये इसका एनफ है। इसके अलावा प्लीज, इसके अलावा आपको मैंने फिक्स एसेट के क्वेश्चंस करवाए थे 4, 5, 6, 7, 8 गालिबन। इसके अलावा एग्जाम्पल 4, 5, 6 नोट्स में, और एग्जाम्पल 1, 2 भी करवाई थी, आपको याद है। ये एनफ है इंशाल्लाह रेक्टिफिकेशन के लिए। बाकी मजीद जो होगा वो टेस्ट के अंदर मैं कमी बेशी पूरी कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल टेस्ट है रेक्टिफिकेशन का ही है, सिर्फ रेक्टिफिकेशन, बाकी गुस्सा उतारेंगे इंशाल्लाह जाकर। तो आज आपके होमवर्क के अंदर ऐड हो गया है 14, तो 14 और 15 आपका होमवर्क है। और उसके बाद आते हैं हम इन्वेंट्रीज पर।
कल ये हमने बनाया था, मुझे पता चला कि आप लोगों ने कॉस्ट में ये बना लिया हुआ है। कोई बात नहीं, उन्हीं के लिए बनवा रहा हूं, ठीक है। मैक्सिमम तो बच्चे कर चुके। अच्छा सुनो, अब हमने खामोशी से बेटा बैठना, खामोशी से, क्योंकि ये अगले 15 मिनट के अंदर मैंने बहुत सारा पढ़ाना है, ठीक है। आज सही पढ़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उन बच्चों के लिए जिनको स्ट्रेस हो जाता था मेरे शुगल से, ठीक है। मैं तो स्ट्रेस देने थोड़ा ही आता हूं आप लोगों को। अच्छा सुने, हमने इन्वेंट्री कार्ड बनाया और इससे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेंट्री कार्ड का यूज क्या है, इससे हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन बच्चों ये सिर्फ परपेचुअल सिस्टम में होता है, यानी हमने जो डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाला है, ये सिर्फ कौन से सिस्टम में होता है, परपेचुअल सिस्टम में, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली अजम्पशन थी, ठीक है। अच्छा तो पीरियोडिक में क्या होता है वो कल देखेंगे, ठीक है। लेकिन असल में प्रॉब्लम समझें। प्रॉब्लम इज, लेट मी क्रिएट अ प्रॉब्लम, देन वी विल हैव द सॉल्यूशन। असल में मसला पता है क्या है? असल में मसला ये है, आपने गंदम खरीदी 40 किलो 100 रुपए के हिसाब से और जाके पड़ोले में डाल दी। पड़ोला समझते हैं, गांव के अंदर होता है ऐसे बड़ा सा डब्बा, 3 डब्बा है, वो पड़ोला होता है, 3 डब्बा नहीं कहते उसको, ठीक है। फिर परचेज की वीट आपने 50 किलो, इस बार आपको मिली रुपए की, नई गंदम आई थी, रेट जरा नीचे हुआ था, ये भी आपने जाके उसी पड़ोले में डाल दी। खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए डाल रहे हैं, बेटा खामोश होकर बैठेंगे प्लीज। फिर परचेज किया आपने 30 किलो गंदम वीट, और उसको भी ये 120 पे मिली इस दफा, वो भी आपने जाके उसी पड़ोले में डाल दी। और 2-3 लोगों ने पड़ोले के साथ वो लगे होते हैं हैंडल से, वो पकड़ के ऐसे ऐसे इसको हिलाया और मिक्स कर दिया। अब मिक्स होने के बाद आपने उसको बेचना शुरू किया। पूरे साल में आप बेचते रहे, यहां तक के आपने कोई, कितने हो गए ऊपर वैसे, 80 120, आपने कोई 100 किलो बेच दिया, ठीक है। पता नहीं कितने के बेचे को आपने, 150 का बेचा या 140 का, वो तो आपके प्रॉफिट मार्जिन थे। लेकिन हम इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, इस वक्त हमें सेलिंग प्राइस से कोई सरोकार नहीं होता। सेलिंग प्राइस तो वो प्रॉफिट लॉस में सेल्स की जगह पे आती है, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास अवेलेबल फॉर सेल कितने थे? इधर देखो, सबसे पहली बात पता है क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक क्या पड़ा था। तो ओपनिंग स्टॉक में कख नहीं था, ठीक है, पड़ोला खाली था, धो के हमने खुश करके दवाई शवाई लगा के रखा हुआ था। फिर हमने सारी खरीदारी की, तो अवेलेबल फॉर सेल कितने हो गए, 100 बेच दिए, तो बाकी बच गए, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है 20 किलो गंदम। अब आपने बैलेंस शीट बनानी है, तो ये आपका स्टॉक है। आप यहां पर जाकर लिखोगे 20 किलो गंदम, ऐसे ही है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये नजर भी आता है अक्सर लिखा हुआ, है ना। पता नहीं केड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बंदे 5 दिन तो मुझे नजर आया आज तक मुझे तो कभी ऐसा नजर नहीं आया। नहीं भाई, ये नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम इज आपका स्टॉक तो है गंदम, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रुपीज के अंदर फिगर आनी है, 20 किलो गंदम नहीं लिख सकते। तो द प्रॉब्लम इज कि आपको कोई ना कोई रेट लगा के रुपीज निकालना पड़ेगा। अब मसला यह है कि पड़ोला मिक्स हो चुका हुआ है। अब हमें पता नहीं है कि ये 20 किलो इनमें से है, इनमें से बचा पड़ा है, इनमें से बचा पड़ा है। अब ये ना कहना हम तो हर दफा पे रंग अलग अलग करेंगे, इनको सब्ज, इनको पीला, इनको लाल, और फिर ये बैठ के दाना दाना अलग करेंगे। स्टैंडर्ड ने कहा बहुत वेले हो तुम लोग, काम कुम कोई नहीं और तुम्हें। तो स्टैंडर्ड ने यहाँ पे आके एक सहूलत दी, आपकी जो 20 किलो है, आप 2 अजम्पशंस ले सकते हो इसके बारे में। एक वो जो मैंने कल पढ़ा दी, क्या कि जो पहले आया था अज्यूम करो, हालांकि सारे दाने मिक्स हो चुके हुए हैं पड़ोला हिलने के बाद, लेकिन स्टैंडर्ड ने ये सहूलत दे दी हमें, अज्यूम कर लो कि जो पहले आए थे वो पहले बिक गए। तो 100 बिके हैं, तो ये 40 भी पहले वाले बिक गए, ये 50 भी बिक गए, और इस 30 में से 10 बिक गए, तो ये 20 पड़े हैं इन 30 में से। तो इसके ऊपर रेट लगाओ, अगर FIFO की assumption है तो रेट लगाओ 120, और आंसर आ जाएगा 2400। ये 2400 अब आप यहां पर जाकर लिखो, ये है आपका स्टॉक, ये आपके अकाउंटेंट्स को अब सुकून आएगा, ठीक है। दूसरी ऑप्शन स्टैंडर्ड ने कही, ऐसा भी हो सकता है कि आप एवरेज रेट ले लो, ठीक है, एवरेज रेट ले लो, ठीक है। इसको वेटेड एवरेज कहते हैं, सिंपल एवरेज नहीं लेनी है, ठीक है। वो कैसे लेते हैं वो मैं अभी सिखा देता हूं आपको, ठीक है। बात समझे हो? तो आपने पढ़ा हुआ है, ये बातें आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ फायदा हो रहा है थोड़ा थोड़ा से। एक तो IS2 ने ये कहा था कि इन्वेंट्री को रखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। ये बात इंशाल्लाह कल उम्मीद है हम रिवाइज कर लेंगे जब NRV पढ़ाना है।
दूसरी बात IS2 ने कही थी, आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हो ईयर एंड पर FIFO या FCO से। ये ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जब आप इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, वंस सेलेक्टेड इट बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी। मैं आपका करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में मैं आपको IS8 तैयार करा रहा हूं, साथ साथ ये बात वहां पे जाके आएगी दोबारा। वंस सेलेक्टेड आपकी ये अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है, फिर इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ता है आपको, ठीक है ना? ओके, और अगर चेंज होगा तो फिर IS8 अप्लाई होगा, वहीं पे जाके देखेंगे, ठीक है? तो FIFO भी हो सकता है और FCO भी हो सकता है, ठीक है? FIFO से कॉस्ट कार्ड हमने बनाना सीखा था कल, FCO से आज क्विकली बनाते हैं। कितने बच्चे घर से बनाकर आए? माशाल्लाह, 1-2 बच्चे पूरी भरी पूरी क्लास में। हाइब्रिड में से भी कोई नहीं है, मतलब 200-250 बच्चे में से माशाल्लाह 2-3 बच्चे। शर्म तुमको मगर नहीं आता, बेशर्मो। अच्छा जी, एवरेज कॉस्ट पर इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं भाई। कॉलम वही है, परचेजेस, सेल्स और बैलेंस। ठीक है, हर एक की क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट और अमाउंट। पर यूनिट कॉस्ट मैंने लिखी है कि इस पूरे कार्ड में सेलिंग प्राइस की कोई जगह नहीं होती, ठीक है? अब ये सवाल है, और आज मैंने ये ओपन कर दिया था जो कल ब्लैक किया होता, उमर लिमिटेड यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसीलिए तो पहली रिक्वायरमेंट जो थी ना, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए हमने क्या किया था कल, ये लिख ले अपने पास। हम परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड से कैलकुलेट होती है जी। पेज नंबर 478, अभी तक आपको यही नहीं पता, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड से बनाते हैं परपेचुअल सिस्टम में। इसलिए तो कल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ाई थी, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमने डिटेल कार्ड बनाया था। अब सवाल ने कहा हुआ है कि FIFO के अंडर भी बताओ और FCO के अंडर भी, ठीक है? तो FCO का मतलब सिंपल एवरेज नहीं, एवरेज कॉस्ट है, लेकिन सिंपल एवरेज नहीं लेना कि आप कहोगे जी 2 रेट्स को डिवाइड बाय 2 करने प्लस करके, नहीं, रेट्स का भी ध्यान रखना है, यानी क्वांटिटीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलो भाई सवाल शुरू करते हैं आप FCO से। उमर लिमिटेड यूजेस इन्वेंट्री परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ टूथपेस्ट एंड डाटा परटेनिंग टू परचेज एंड सेल ड्यूरिंग फरवरी 12 आर शोन बिलो। यकम फरवरी में ओपनिंग स्टॉक 5 यूनिट्स। यकम फरवरी पर ओपनिंग बैलेंस वाले कॉलम में आएगा 5, 28 वाले 100 कितने थे? कैलकुलेटर कर लेंगे प्लीज भाई, आप सब इधर देख लें प्लीज, आसान काम है लेकिन देख लें। ओपनिंग स्टॉक पड़े थे 5 यूनिट्स, ठीक है? डेट वाइज ही बनेगा हमेशा, कल बताया था आपको। 4 फरवरी को परचेज कर लाए 5 यूनिट्स 32 के हिसाब से, तो परचेज के कॉलम में 4 फरवरी को मूवमेंट आ गई, 5 यूनिट्स 32 160। अब एक बात मैंने यहां पर लिखी हुई है कि परचेज के कॉलम में कोई भी चेंज आएगी, ये कोई भी चेंज वैसे आपकी यूज नहीं होनी, कोई भी चेंज तो आपकी यूज होती थी PRC के अंदर जब आप इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ते थे ना, जिसमें सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जिसके अंदर वो लॉसेज, ड्राइंग्स, पता नहीं क्या कुछ आया करता था इस इन्वेंट्री कार्ड में, वो कोई नहीं यहाँ पे जरूरत। इन्वेंट्री कार्ड भी शायद ही बनाना पड़े आपको, कभी नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें समझानी है, एंट्रीज पर ले जाना है, तो थोड़ा सा ये समझाना भी जरूरी था, इसलिए ये थोड़ा 5-5 मिनट मैंने दोनों दिन लगा लिए उस पर, ठीक है ना? बहरहाल परचेज कॉलम में कोई भी चेंज आएगी तो एवरेज रेट नया कैलकुलेट होना है। हमने अब ये नहीं करना कि 5 और 5, हमने तो महमूद और अयाज को एक ही सफ में खड़ा करना है। हमने यहाँ पे कहना है 5 पड़े थे, साकिब को बुला दें, 5 पड़े थे 140 रुपए की कॉस्ट वाले, मजीद 5 खरीद लाए, रेट भी नहीं लिख रहा मैं, 160 रुपए की कॉस्ट है इनकी, तो टोटल हो गए हैं 10, इनकी कॉस्ट है 300। अब यहां से 300 को डिवाइड करें आप 10 से, ठीक है? तो आपका रेट कितना है? 30। वैसे आप 28 जमा 32 बटा 2 करोगे ना, तो तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन इस वजह से कि क्वांटिटी फिलहाल सेम है, क्वांटिटी चेंज होंगी तो फिर रेट चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमने ऐसे ही करना है, वेट लेना है। क्या करना है जी? 5 मिनट सर से लेके दो, वेटेड एवरेज। क्या करना है? वेटेड एवरेज, ओके? और सही है, सिंपल काम है, मुश्किल कोई नहीं है। तो यहां पर आया, हमने कहा अब 10 यूनिट पड़े हैं 30 के हिसाब से 100 के, ज्यादा आसान काम है, सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वहां पर तो संभालने मुश्किल वो होता है, कौन से मिल गए, कौन से बच गए, ठीक है? ये आसान है। आगे बढ़े। 4 फरवरी के बाद क्या हुआ? 18 फरवरी को फिर परचेज हुई, 10 यूनिट खरीद लाया 34 के हिसाब से। परचेज के कॉलम में फिर आ गई मूवमेंट, किस दिन? 18 फरवरी। तो परचेज के कॉलम में
परचेज के कॉलम में फिर चेंज आ गई, मुश्किल से। अच्छा, परचेज के कॉलम में मूवमेंट आ गई, हमने कहा आ जाओ भाई, 10 पड़े थे 300 वाले, 10 आ गए 340 वाले, तो 20 हो गए 640 वाले। अब रेट निकालना है तो 640 बटा 20 कर दो, 32 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ गई, 640। ठीक है, नेक्स्ट सेल हो गई जी 19 फरवरी को, सेलिंग प्राइस इग्नोर करनी है, 8 यूनिट्स बिक गए 19 फरवरी को। अब इसमें आसानी क्या है? आसानी ये है बच्चों, यार तुम ऐसे ना करना इस वक्त ऐसे ना करना प्लीज, पहले सर ने बड़ी चीज देखा जी। आसानी क्या है इस सिस्टम में कि आपके पास जो एवरेज रेट रीसेंट निकला हुआ है ना, आपने सेल के कॉलम में कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह से कोई यूनिट्स हमसे निकल कर गए, जल के गए, ओनर ले गया, रिटर्न हो गए, जो भी हुआ, सेल के कॉलम में जो भी कोई चीज आनी है ना, आपने उसको रीसेंट एवरेज रेट पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यानी 8 यूनिट्स बिके हैं, बस चुप करके 28 30 छोड़ो, 32 के हिसाब से 256 और बाकी बच गए 12, 32 वाले 384। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ओके, उसके बाद जी फिर क्या हुआ? फिर परचेज हो गई 27 फरवरी को 20 यूनिट्स, 27 फरवरी कितने यूनिट्स है जी? 20, 40 के हिसाब से 800। अब हम दोबारा आए क्योंकि परचेज के कॉलम में मूवमेंट आ गई है, हम कह रहे हैं जी 12 पड़े हैं 384 वाले, 20 खरीदे हैं 800 के, 32 हो गए हैं 1184 के, समझ गए? तो डिवाइड करो और 37। अब देखो सिंपल एवरेज 32 जमा 40 बटा 2 ये नहीं आता। ठीक है, क्योंकि अब क्या हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है क्वांटिटी सेम, अब ये बदल गई, क्वांटिटी बदली तो जिस तरफ ज्यादा यूनिट से वो रेट अपनी तरफ खींचेंगे, और यही वेटेड एवरेज होता है। तो 32 यूनिट्स 37 के हिसाब से 1184 और 28 फरवरी को 24 यूनिट्स बिक गए। अब देखो सेलिंग प्राइस इग्नोर की हुई है, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहां पर। 28 फरवरी को अब देखो कितना आसान हो गया ये तो, 24 है और 37 के हिसाब से अब रीसेंट को पकड़ना है, रीसेंट को, पुराने को छोड़ दो, अब रीसेंट जो पड़ा हुआ है, जो एवरेज रीसेंट कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, उस पर हमेशा इस कॉलम में उसी के ऊपर लेंगे चीजें। ओके जी, और 8 यूनिट्स बच गए 37 वाले, 296 इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आज FIFO से निकाल लिया हमने, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, ये कम ज्यादा क्यों है कल बताऊंगा, यहां पर भी कॉस्ट लिख ली थी, यहां पर भी, लेकिन 2 बातें जाते जाते लिख लें, उसके बाद यहीं से बात शुरू करेंगे। पिक्चर ही लेना, पहले सुन तो लें। परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं, बताया हुआ है, सिर्फ मैंने लिखा है। जबकि पीरियोडिक सिस्टम में शॉर्टकट यूज करते हैं, वो बताया नहीं है, कल बताऊंगा। लेकिन ये ना एक टेबल बनता जाएगा, अभी 5-6-7 चीजें लिखनी है मैंने इसमें, फर्क शुरू हो गया बताना। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट बनेगा, कल बनेगा, बनाऊंगा। इन्वेंट्री अकाउंट बनता है जो चीजों का आना यानी कॉस्ट ऑफ परचेज अपनी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करता है, और चीजों का जाना यानी कॉस्ट ऑफ सेल अपनी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है। जबकि पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस का अकाउंट बनता है जो सिर्फ चीजों का आना रिकॉर्ड करता है, डेबिट साइड पर जाना रिकॉर्ड नहीं करता। तो क्या होता है इसके बाद, ये इंशाल्लाह कल बताऊंगा। एक इसकी पिक्चर आप लोगों ने ले ली, एक मिनट जरा अमन से बैठे, इसकी पिक्चर ले ले, फिर मैं कॉस्ट कार्ड की पिक्चर दिखानी है। ये सबने ले ली पिक्चर। उसके बाद ये है एवरेज मेथड से कॉस्ट कार्ड, ठीक है जी। तो इसकी रिवीजन करके आ जाइएगा, और पास पेपर 2 आपको होमवर्क में दिए हैं वो करके आइएगा। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।